अब जैसे हम कम्युनिस्ट पार्टियों की आलोचना करते हैं, अब सत्ता में नहीं है, वो कहीं नजर नहीं आता, एक केरल में कोने में बैठे हैं, फिर भी वो विचारधारा खतरनाक है। नरेंद्र मोदी ने सीधी सीधी बात कहा है, दो टुक लफ्जों में कहा है। भले ही वामपंथ एक कोने में सिमट गया है, लेकिन वामपंथ सबसे खतरनाक आउट है, जधरा है। वामपंथ को जगह उन्होंने कम्युनिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था, वामपंथ मैंने इस्तेमाल किया। बहरहाल भारत में वामपंथियों के खिलाफ, कम्युनिस्टों के खिलाफ जो मुहिम यूरोप में कभी चला करता था, वह मुहिम अब भारत में चलना शुरू हो गया है। वामपंथ को आप दो नजर से देख सकते हैं, एक नामधारी वामपंथ, एक कामधारी वामपंथ। नामधारी वामपंथ में वो लोग आते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, पुलिस के साथ रहते हैं, सरकार के साथ रहते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते हैं, उसमें जुड़े रहते हैं, उसी उठापटक में अपना गोटी सेट करने का प्रयास करते हैं। दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं वास्तव में ग्राउंड पर, वो कम्युनिस्ट लोग जो हैं अपनी शहादतें दे रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। उनको खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, लाखों की तादाद में भारत की फौज को तैनात कर दिया गया है। उनके ही भाई बंधुओं को, उनके ही टूटे हुए हिस्सों को लेकर उन पर भयानक हमला बोला गया रहा है। इसको आप बस्तर फाइटर्स, डीआरजी, और इसका पहला संस्करण की बात करें अगर हम, तो उसका नाम था आपको सलवा जुडूम। सलवा जुडूम को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था। बैन इसलिए नहीं किया था कि सुप्रीम कोर्ट का हृदय पिघल गया था, बल्कि बैन इसलिए किया था कि माओवादियों ने, उन कम्युनिस्टों ने, या जिसे माओवादी कहा जाता है यहाँ भारत में, उन लोगों ने उस सलवा जुडूम के फौजों पर भयानक पलटवार किया था और नष्ट कर दिया था। बहरहाल आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जंगलों में कम्युनिस्ट रहा है, जब आप शांतिपूर्ण आंदोलन की जगह नहीं देंगे, स्वाभाविक तौर पर लोग हथियार उठाएंगे। जब हथियार उठाएंगे तो उनको माओवादी कह करके नरसंहार करेंगे। ये कौन सा तर्क होता है? बहरहाल मेरे साथ है सुरेश चटर्जी जी, आप जिनको जानते हैं, और हम उनसे जानेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ के जंगलों में क्यों आए दिन नरसंहार हो रहा है। सुब्रतो जी, बहुत बहुत स्वागत समर भूमि में आपका है। धन्यवाद। सुब्रतो जी, आप ये बताएं हमें मुझे कि जो लोगों ने हथियार उठाया है, आपको 69 से 67 से बल्कि कहा जाए, नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद उसको कुचल दिया गया, मतलब 20,000 से अधिक बंगाली युवाओं की सरकार ने हत्या की थी। उसके बाद उसको कुचल दिया गया था। अब ये माओवाद को कुचलने के नाम पर जो है नरसंहार का क्रियाकलाप शुरू किया गया है। और तो क्या लगता है, ये नरसंहार क्यों की जा रही है छत्तीसगढ़ के बस्तरों में आदिवासियों के साथ? पहले तो मोदी जी के स्टेटमेंट से बात शुरू करूं कि कम्युनिस्ट खत्म हो चुके हैं, फिर भी जो थोड़े बहुत हैं वे बहुत खतरनाक हैं। सही बोल रहे हैं मोदी जी। 5 करोड़ आबादी वाली कोलंबिया का कम्युनिस्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जूते मारकर सीधा कर देती है और अपने नागरिकों को ससम्मान वापिस ले आती है अपने देश में, अमेरिका से। 140 करोड़ हिजड़ों के देश का प्रतिनिधि जो कम्युनिस्ट नहीं है, स्वघोषित तौर पर कैपिटलिस्ट है, वो चाबुक खाए हुए कुत्ते जैसा बैठकर टेबल पर अपने ही देश के अगेंस्ट में सारी संधियों पर हस्ताक्षर करता है, सारे एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर करता है, और जिसको रिसीव करने के लिए व्हाइट हाउस से एक पियन जाती है, एयरपोर्ट पर एक दूसरा पियन आती है उसको दरवाजे पर रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट के, और वो अपने को सगर एंटी कम्युनिस्ट घोषित करते हैं। बात यहां से शुरू की जाए तो कम्युनिस्ट चरित्र के प्रति हीन ग्रंथि तो बहुत स्वाभाविक है उस व्यक्ति के मन में जिसके मन में देश की आजादी के लिए जिन्होंने जाने दी, देश की प्रगति के लिए जिन्होंने जाने दी, वो भी राइटिस्ट थे, वो कोई कम्युनिस्ट नहीं थे ज्यादातर। उनके प्रति भी इसके मन में हीन भावना हो। तो एक हीन भावना ग्रस्त जनसंहारी, नरसंहारी क्रिमिनल क्या कहता है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान मैं नहीं देता। अब आते हैं असल मुद्दे पर। बस्तर और
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, इस तरह के कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर कि सशस्त्र आंदोलन का झंडा अभी तक नक्सलियों ने उठाकर रखा है, माओवादियों ने उठाकर रखा है। इन माओवादियों से परेशानी इनको ये है कि वो अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए जब हथियार उठाते हैं तो इससे अदानी अंबानी टाइप के जो धन्ना सेठ हैं, पूंजीपति हैं, उनके स्वार्थ में धक्का पहुंचता है। पूंजीवादी लोकतंत्र में सरकार पूंजीपतियों की लठायत होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उन लठैत का काम होता है, जमींदार जैसे लठैत भेजकर अपना बकाया वसूलता था, ये लोग अपने लठैत को सत्ता में लाते हैं और उनके पाए हुए सेना कहो या पुलिस कहो या अर्धसैनिक बल कहो, यानी सरकारी मशीनरी तंत्र जो है, उसका इस्तेमाल जनता के खिलाफ करती है। तो बस्तर में आज जो हो रहा है वो सिंपल जनसंहार है, नरसंहार और कुछ नहीं है। नक्सलियों के नाम पर सीधे साधे गरीब आदिवासियों की हत्या हो रही है। इस पर से इन्होंने क्या किया है कि नक्सलियों के मारने पर इनाम घोषित किया है। अब पुलिस को छूट मिल गई कि वो सीधे साधे ग्रामीणों को पकड़कर नक्सली कह के मारे, उसके बगल में दादा बंदूक लिटा दे 1857 का और अपना इनाम लेके वापिस चला जाए। कई बार हाई कोर्ट्स ने इस पर टिप्पणी की है, कई बार पुलिस इसमें केस हारी है। सोनी सोरी से लेकर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जहां पर कि ये लोग पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नक्सल लोग, माओवादी लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या वो बस्तर और गढ़चिरौली और झारखंड के कुछ रेड कॉरिडोर के हिस्से में सीमित होकर उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं, या उनकी लड़ाई का कोई सिरा मेनलैंड में रहने वाले लोगों की आकांक्षाओं, इच्छाओं और विद्रोही मानसिकता के साथ जुड़ गए? ये बहुत एक बड़ा सवाल है। आज क्या कारण है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अपनी लाख अच्छाइयों के बावजूद, कम्युनिस्ट नेतृत्व अपने लाख ईमानदारी और एग्जेम्पलरी बिहेवियर के चलते जीवन जीने के बावजूद लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं हो रहा है? इस हिसाब से देखा जाए तो जो मोदी जी कह रहे हैं वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा सिकुड़ गई है भारत में। बिल्कुल सिकुड़ गई, लेकिन इस सिकुड़न की कौन सी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है, समाज को चुकानी पड़ रही है और आने वाले नस्लों को चुकानी पड़ेगी? महत्वपूर्ण सवाल यह है। इसे जब हम एनालाइज करने जाते हैं तब हम देखते हैं कि ये जो झूठ, कुहर्ता, प्रोपागेंडा का प्रचार तंत्र इन लोगों ने खड़ा किया है और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने किया है, कांग्रेस ने भी किया है, भाजपा ने भी किया है, क्योंकि कम्युनिस्ट के विरोध के मामले पर कांग्रेस कम्युनिस्ट सारे एक हैं। आज राहुल गांधी अगर कुछ लेफ्ट टू द सेंटर बातें करते रहते हैं, जिसमें मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं? इसलिए कि उनको मालूम है कि अगर इनके आक्रोश को एक स्वर नहीं दिया जाए तो ये पूंजीवादी व्यवस्था को लोग देर सवेर ढा के खत्म कर देंगे। जब वो व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी तब ना मोदी रहेगा, ना राहुल रहेगा, ना कांग्रेस, ना भाजपा। कोई भी दक्षिणपंथी दल इस सिचुएशन को, इस अवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता है। यह अवस्था सबके लिए अस्वीकार्य है। इसलिए देखो, दक्षिणपंथी राजनीति बहुत चतुर खिलाड़ी होती है, उसमें पक्ष भी अपना होता है, विपक्ष भी अपना होता है। आज मोदी व्यवस्था के पक्ष में दिख रहे हैं और राहुल व्यवस्था के विपक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन है तो दोनों दक्षिणपंथी। ऐसा तो नहीं है कि दोनों के विचारधारा ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ बातें, इकोनॉमिक पॉलिसी की कुछ बातें पर दोनों में अंतर हो सकता है,
स्वायत्त संस्थाओं के बारे में दोनों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि एक के अंदर तानाशाही प्रवृत्ति है, दूसरे के अंदर तानाशाही प्रवृत्ति नहीं है। फर्क कितना है? सुब्रत जी, हम एक सवाल को फिर लौटेंगे, हम यहाँ पर इस पर आएंगे। हम ये जानना चाहते थे हम कि पूरे, जैसे कि मैं बिहार में रहता हूँ, तो पटना में महीनों से छात्र बीपीएससी के सवाल को लेकर के अनशन कर रहे हैं, उनको पुलिस पीट रही है, अनशन कर रहे हैं। क्या आपने देखा कि किसान 1 साल तक से अधिक समय तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठाए गए, वहाँ ठंड गर्मी में बहुत सारे किसान मर गए, उन पर लाठियाँ चलती रही, पानी के गैस से पानी डाला जाता रहा, उनकी बातें भी लाख हजार से बहुत दिनों तक नहीं सुनी गई। हसदेव जंगल में जो है वहाँ पर छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर जंगल काटे जा रहे हैं, लाखों पेड़ काट के गिरा दिए गए हैं ताकि अदानी को वहाँ पर माइनिंग का जगह मिल सके। आपको लद्दाख की बात करें हम, तो वहाँ फुनसुक वांगडू नाम से मशहूर हुए एक साइंटिस्ट ने जब आंदोलन किया, अनशन किया, मैंने आंदोलन नहीं, अनशन किया -5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तब भी उनकी बात सरकार ने नहीं सुनी। तो इन आंदोलन की बातों को जब आप नहीं सुनते हैं, तो लोग शस्त्र उठाते हैं। लोग शस्त्र उठाते हैं, तो आप उनको चलने के लिए फौज भेजते हैं, ठीक है? तो मेरा सवाल ये है यहाँ पर कि आप ये जो शांतिपूर्ण मूवमेंट लोग कर रहे हैं, चाहे पटना के सड़कों पर कर रहे हों, या फिर दिल्ली के सड़कों पर कर रहे हों, या हस्ती जंगल में आदिवासियों के लोग कर रहे हैं, या पूरे भारत में, तो उनकी बात क्यों नहीं सुनती है सरकार? देखो, एक बुनियादी फर्क है, इसको पहले समझो। जब तुम डायलेक्टिक्स की समझ जब तुम पैदा करोगे अपने दिमाग में, तो तुमको 2-3 चीजों को फर्क को समझना पड़ेगा। पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों का आंदोलन, दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन, या लद्दाख वाले साइंटिस्ट का आंदोलन, सोनम वांगचुक नाम था उनका। सोनम वांगचुक मालूम है। जी, जी। तो इन आंदोलनों में से कौन सा आंदोलन व्यवस्था के खिलाफ और कौन सा आंदोलन सत्ता के खिलाफ? हुँ, कौन सा आंदोलन एक सामाजिक ग्रुप के निहित स्वार्थ में है, और कौन सा आंदोलन पूरे समाज की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ है? इस वर्ग चरित्र को, आंदोलन के वर्ग चरित्र को आपको समझना है। किसान का आंदोलन मैंने पहले भी लिखा है, ये एक बुर्जुआ जनवादी आंदोलन है। ये जनवादी है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मूलतः ये बुर्जुआ आंदोलन है, क्योंकि यह यथास्थितिवाद को माने प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग का जो यथास्थितिवादी फॉर्मूला है, उसको बनाकर रखने के लिए आंदोलन है। हुँ, उसमें आमूलचूल परिवर्तन के लिए कोई आंदोलन नहीं है, इसलिए उसमें सीमांत किसानों का मुद्दा नहीं, मुद्दा गौण हो गया। यह मुद्दा जब गौण हो जाता है, तब मतलब क्या होता है कि वो धनाढ्य किसान जो है, वो अपने प्रॉफिट को अपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन के चक्र को बनाए रखते हुए वो अपनी ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रॉफिट को सुनिश्चित करने की लड़ाई लड़ रहा है। मोदी उस ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रॉफिट को 3 कृषि कानूनों के तहत को लाकर अदानी, अंबानी और धन्ना सेठ और बड़े-बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फेवर में एग्रीकल्चर को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो आप देखोगे कि उस आंदोलन का वर्ग चरित्र क्या है। आप पटना के आंदोलन पर आइए, बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन पर आइए। हमें समय पर परीक्षा दो, पेपर लीक हो रहा है, ये कह रहा है। आप बीपीएससी का सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, इसके लिए तो आप आंदोलनरत हैं। तो जब आप बीपीएससी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, पब्लिक सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप किस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल सुब्रत जी दूसरा है कि नहीं, इसकी तुम्हारा बात भी सवाल, नहीं सुन रहा है। मेरी बात इसकी सुनो। बात भी लोग नहीं, हाँ। क्यों नहीं सुन रहा है? वहीं पर मैं आ रहा हूं, जरा धैर्य रखो, ये सारी गहरी बातें हैं।
ये सब 2 मिनट में एनालाइज नहीं होता है, जड़ तक जाइए। उसकी बात इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण कुछ इस तरीके से हुआ है और कुछ इस बेईमानी से हुआ है, जहां पर मैं बार बार लिखता हूं कि मोदी सत्ता को जनता की जरूरत नहीं है। मैंने 2019 में लिखा था कि एक वोट भी अगर मोदी को नहीं मिले तो भी 100% सीटें वही जीतेंगे जहां वो लड़ रहे हैं, और वही हुआ। 2024 में भी वही लिखा था, वही हुआ। तो देखो, लोकतंत्र का वहम बनाए रखने के लिए यहाँ पर चुनाव नामक एक संस्था है, और चुनाव जो सोर्स है वो शक्ति का स्रोत है। चुनाव ही शक्ति का वो स्रोत है जिसके जरिए आप सत्ता पर काबिज होते हैं, और चुनाव एक मशीनरी की चेरी बन गई है। ठीक है, जो मशीनरी भ्रष्ट है, जिसमें वोटर लिस्ट में हेरफेर होता है, जिसमें ईवीएम में हेरफेर होता है। आज आप बात कर रहे हैं पेपर बैलेट की, पेपर बैलेट के करके आप करोगे क्या? जब 8 लाख वोटर के दिल्ली से नाम काट दिया जाएगा और 32 लाख जोड़ दिया जाएगा, तो उसी बैलेट पेपर पर तो ठप्पा पड़ेगा ना, जो फर्जी तरीके से आए हैं। तो आप करेंगे क्या उसको लेकर? तो ये जो कॉस्मेटिक रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाइयां चल रही है, महबूब प्राचा लड़ रहे हैं, प्रशांत भूषण लड़ रही है, कर रहे हैं, ये सब बेकार बेकार की बातें हैं। यू हैव टू स्क्रैप द इलेक्शन, देयर इज नो नीड फॉर इलेक्शन। तो जब जरूरत ही नहीं है तो जनता की बात मोदी सुनने के लिए क्यों बाध्य हो? पहली बात तो यह है कि जनता की जरूरत मोदी को है। द आंसर इज नो, कोई जरूरत नहीं है। इस लोकतंत्र के इस मॉडल में लोग की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि लोगों के मतों का कोई महत्व ही नहीं है। महाराष्ट्र में आपने देख लिया, हरियाणा में आपने देख लिया, दिल्ली में आपने देख लिया, गुजरात में देखा था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखा था। तो वेयर इज द ओपिनियन ऑफ पीपल बैक? डज इट मैटर एनीमोर? तो क्यों सुनेंगे आपके आंदोलनरत छात्रों की बात? अब बताइए ना, क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है? कल बिहार का एक भी आदमी अगर भाजपा को वोट नहीं दे, फिर भी भाजपा 70-80 सीटें ले आएगी। तो जब जनता ही अप्रासंगिक हो गई है तो उसके मूवमेंट की बात कहाँ आती है? उसके मूवमेंट का मतलब क्या होता है? और ये मूवमेंट इसलिए अप्रासंगिक होते जा रहे हैं क्योंकि ये मूवमेंट उस व्यवस्था में शामिल होने के लिए मूवमेंट है, उससे बाहर निकलने का मूवमेंट नहीं है। ये बुनियादी फर्क है बस्तर के जंगल में जो माओवादी लड़ रहे हैं और पटना की सड़कों पर जो छात्र लड़ रहे हैं और किसान जो लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई में ये मूलभूत अंतर है। सुब्रतो जी, हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि जो व्यवस्था में शामिल होने के लिए, सत्ता में भागीदार होने की जो लड़ाई लड़ रही है, उनकी बात सुनने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए कि वो वोटर हैं, उनका वोट काउंट ही नहीं करता, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। और जहां बस्तर की बात है, माओवादियों की बात है, वहां पर बात सुन ही नहीं सकते, क्योंकि बात सुनने से खुद को, उनकी बात मानने का मतलब खुदकुशी करना। खुदकुशी तो आप करेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप उसके साथ लड़ाई में उतरेंगे। आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण विरोध की बात क्यों नहीं सुनी जाती? देखो, अगर विरोध है तो शांति नहीं है। विरोध अशांति से ही पनपता है, विरोध के मूल में ही अशांति रहती है। इसलिए शांतिपूर्ण विरोध, ये शब्द जो है अपने आप में एक विरोधाभास है। इसे गांधी जी ने भारत को घुट्टी में पिला दिया। शांतिपूर्ण क्या होता है? विरोध 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 होता है। मेरे मन में अशांति है व्यवस्था के प्रति या सत्ता के किसी कारनामे के प्रति, तभी तो मैं विरोध में उतरा हूं ना। जी बिल्कुल। हाँ, मेरे हाथ में बंदूक नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि मैं शांतिपूर्ण विरोध कर रहा हूं। विरोध हमेशा अशांति होता है। जो शांतिपूर्ण विरोध क्या हुआ? अब उस विरोध का स्तर जब आगे बढ़कर यहां पर आता है या आमने सामने गोली खाने और गोली मारने की बात आ जाती है, तब उसे हम हिंसक विरोध का नाम दे देते हैं।
ठीक है। अब ये हिंसक विरोध हो गया, तो हिंसक विरोध के लिए मुझे बाध्य कौन करता है? जो आपके शब्द के अनुसार अहिंसक विरोध की भाषा नहीं समझता, जी यही तो है। तो अहिंसक विरोध की भाषा वो सुने क्यों? क्योंकि अहिंसक विरोध जो है उससे उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इसीलिए उसकी जुबान उसको समझते हुए भी उसको अनदेखा कर दो। और जब लोग हिंसा पर उतर आएंगे तब आप उनको बोलो कि दे आर इन फाइट अगेंस्ट द नेशन, दे आर नॉट इन फाइट अगेंस्ट द नेशन। किसी भी माओवादी ने नहीं कहा कि भारत में एक टुकड़ा हमें अलग से देश दे दो। माओवादी का मूवमेंट खालिस्तानी मूवमेंट नहीं है, खालिस्तान का विरोध भी शांतिपूर्ण नहीं था, हिंसक था। वो अलग देश की मांग कर रहे थे। क्या माओवादियों ने कभी अलग देश की मांग की? तो फिर वो एंटी नेशनल कैसे हो? आप खालिस्तानी और माओवादी दोनों को एक ही तराजू पर कैसे तौल सकते हैं? एंटी नेशनल वो होता है जो देश की एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न करके अलग से एक राष्ट्र की कल्पना करता है। वो कल्पना तो खालिस्तानियों ने की, वो कल्पना तो संघी कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। एंटी नेशनल तो आप हुए, नक्सली कैसे हो गए? वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो व्यवस्था विरोधी। जब व्यवस्था विरोधी है तो व्यवस्था को पालने पोसने वाली सत्ता उनके खिलाफ में खड़ी हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो ये लड़ाई चलेगी। मोदी जी के मानने से, डायन के कोसने से तो गांव में मौत नहीं होती ना। तो मोदी जी के कहने से तो कम्युनिस्ट खत्म नहीं हो जाएंगे। अगर कम्युनिस्ट खत्म हो गए तो तुम लड़ किसके खिलाफ आप रहे हैं? अब किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? हवा में तो बरसा रहे हैं क्या? सिर्फ बात बस्तर की नहीं है। आप अपने शहर में, पटना में कम्युनिस्ट मूवमेंट खड़ा कीजिए, आप पर भी गोली चली। आपको बस्तर जाने की जरूरत नहीं है गोली खाने के लिए। आप जहां रहोगे वहीं पर आपकी गोली चलेगी। आप पर गौरी लंकेश क्या कर रही थी? बरबरा राव क्या कर रहे थे? वो सब बस्तर में घुसे हुए थे क्या? गोलियां क्यों चली उनके ऊपर? मौत क्यों दी गई उनको? क्योंकि वो व्यवस्था विरोधी थे। तो व्यवस्था विरोध का स्वर अगर आपका मुखर है, अगर आप जनता के साथ में खड़े हैं, अगर उसे बदलने की बात करेंगे तो व्यवस्था के साथ आपका किरदार लाजमी है। सुब्रतो जी, अभी यहाँ पाएंगे, अभी हमारी बात हो रही थी, मैं प्रयागराज घूमने गया था कुंभ मेला में, तो वहाँ मेरी भेंट एक बस्तर के पत्रकार से हुई। उन्होंने बताया कि जब सलवा जुलूम शुरू किया गया था माओवादियों को मारने के नाम पर, तो सलवा जुलूम के दरमियान में लाखों आदिवासियों की हत्या की गई। मालूम है। जब मैंने उनसे जवाब सवाल पूछा, रिपीट किया मैंने, आप लाखों की बात कर रहे हैं, लाखों, जी हजार जी, नहीं बोल, लाखों लाखों बोल रहे लाखों हैं। लाखों लाखों उन्होंने बोला जी बिल्कुल लाखों लोगों को मार लाखों दिया गया है, मार जेनोसाइड। करके जहां तहां फेंक दिया गया है सलवा जुलूम के दरमियान में। तो ऐसे में माओवादी हथियार ना उठावे, आदिवासी हथियार ना उठावे, देश के लोग हथियार ना उठावे, तो फिर अब कोई उपाय बचता नहीं अरे है। वही तो मैं कह रहा हूँ, हथियार जी, उठाने के लिए आप बाध्य कर रहे हैं। मैं अब यही आ रहा हूँ कि अब जब वहां पर जैसे कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में, जिसको अबुझ मार्ग के जंगल कहा गया, 50,000 किलोमीटर या 5,000 समथिंग, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वर्ग किलोमीटर का एरिया है वो पहाड़ी एरिया। वहां पर सेना का एक कैंप बिठाने की बात चल रही है, जिसमें कि 1,35,000 एकड़ का प्लॉट लेकर के। दूसरी चीज है कि वहां पर सेना को डाल दिया गया है। तो ये जो लड़ाई चल रहा है, इस लड़ाई के दरमियान में लोगों का नरसंहार हो रहा है। इसके साथ ही सरकार एक चीज और बोल रही है कि आप वार्ता कीजिए हमसे। लेकिन जब वार्ता करने के लिए कोई आते हैं माओवादी तरफ से, जनता की तरफ से, या कोई भी आते हैं, उनको गोली मार दी जाती है सीधा सीधा। आजाद जो थे राजकुमार, उनकी हत्या कर दी गई, जो वार्ताकार थे वो, और भी बहुत लोगों की हत्या कर दी गई। सवाल उठता है कि सरकार ये शांति की वार्ता करने का जो बात कर रहा है, इसे तो हत्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ माओवादी कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन आप जब मिलते हैं तो आप लोग मार देते हैं। तो बेहतर हो कि आप जेल में जो हमारे बंद लोग हैं, नेता हैं हमारे, आप उनसे बात कर लीजिए।
तो सरकार इस बात को क्यों नहीं सुन रही है? वह जेल में बंद माओवादियों से क्यों नहीं बात कर रही है? वार्ता वही माओवादियों वार्ता का निमंत्रण देना तो ट्रैप है। ट्रैप है। वो तो मारने के लिए ही बुला रहा है कि वहां से लोग निकल कर आए, हम चिन्हित करके उन्हें मारें। ठीक है, अफजल खान ने शिवाजी को वार्ता के लिए ही तो आमंत्रण दिया था ना। जी जी जी। वो तो शिवाजी तेज थे कि बगनका पहन के चले गए और पहले ही अफजल खान को मार। नहीं तो वार्ता का निमंत्रण तो ऐसे ही दिया जाता है। हम्म, ये सरकार भी तो वही है। तो माओवादी क्यों जाए वार्ता करने, और आपसे वार्ता क्या करनी है? आपको मालूम है हमारे इश्यूज क्या है? आपको मालूम है कि आप अदानी की चाकरी करके हंसदेव जंगल को साफ करना चाह रहे हैं, हम उसके खिलाफ में हैं। आप अपनी पॉलिसी चेंज कीजिए, वार्ता क्या करनी है इसमें? ये कोई नेगोशिएशन टेबल तो है नहीं कि चोरी के लूट का माल तो है नहीं। हाँ भैया ऐसा करो, 60% तुम रख लो, 40% हम रख लेते हैं। किस बात की वार्ता करनी है? किसान आंदोलन में वार्ता करने को बुलाया था, तो क्या वार्ता है? उसका नतीजा क्या निकलता था? हम्म, जब दोनों तरफ का स्टांस क्लियर है कि हमें ये एक्सेप्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपने जा रहे हैं, तो वेयर इज द स्कोप ऑफ नेगोशिएशन? कौन सी वार्ता है ये? इजराइल हमास की वार्ता है? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने 2014 में लिखा था, मोदी के पदार्पण होने के समय, कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ेगा। आज जब बस्तर में 1,35,000 भारतीय फौज को बैठाने की व्यवस्था की जा रही है, इसका मतलब क्या है कि आज तक भारतीय सेना का इस्तेमाल भारत की जनता के खिलाफ नहीं हुई। इक्का दुक्का छिटपुट केस में कहीं पर जनता के कुछ लोग नागालैंड में इधर उधर आर्मी की गोली से मारे गए, वो अलग चीज। लेकिन गवर्नमेंट का स्टेटेड पॉलिसी डिसीजन नहीं रहा है कि आप अपने ही देश की सेना को, अपनी ही जनता को नरसंहार के लिए तैयार कीजिए। गृह युद्ध यहां से शुरू होता है, समझे? गृह युद्ध यहां से शुरू होता है, क्योंकि अब ये व्यवस्था अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व के लिए किसी भी हद तक जाएगी, क्योंकि मतलब टोटल फेल्योर। आप कह रहे हैं कि अब गृह युद्ध शुरू हो चुका है? हाँ, शुरू हो चुका है, इसमें क्या डाउट है? मणिपुर में क्या हो रहा है? गृह युद्ध नहीं है? क्या चीज है वो? मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। भारत के किसी भी हिस्से में अगर ये युद्ध, इस तरह के युद्ध होते हैं, तो वो गृह युद्ध ही है। उसका पैमाना कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये एक अलग सवाल है। मणिपुर लेकिन पर हम अलग से बात करें क्योंकि वहां पर राष्ट्रीय शासन लागू किया गया है, सरकार हटा करके। इस पर हम अलग से एक चैप्टर बनेगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर आ रहे हैं। अमित शाह का जो स्टेटमेंट था अगस्त में उन्होंने दिया था छत्तीसगढ़ के आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि 26 मार्च 2026 तक, सॉरी 31 मार्च 2026 तक जो है माओवादियों को देश से समाप्त कर दिया जाएगा। तो उनके इस तथ्य में कितनी सच्चाई दिखती है आपको इस तरह नरसंहार के दौर वो में? छोड़ो, वो सब तड़ीपार गुंडा है, क्या बोलता है मूर्ख लोग। एक लाइन तो बोल नहीं पाता, एक लाइन पढ़ नहीं पाता, क्या इन लोगों की बात पर प्रतिक्रिया दी जाए? इन लोगों की बात पर प्रतिक्रिया। फिर भी लोगों की हत्याएं तो हो रही है ना। नहीं नहीं, हत्या 30-30, एक 35-35, 38-38 ह- माओवादी एक साथ अरे मारे जा रहे सुनो, हैं, गांव-गांव जलाए जा अरे रहे अरे हैं। भाई रोहित सुनो, जिसके बाप को नक्सल न होने के बावजूद गांव देहाती होने के चलते मार दिया गया है, उसका वो लड़का आगे चल के नक्सल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? प्रतिक्रिया क्या होती है? जब हमने कुछ नहीं किया तो मेरे बाप को मार दिया गया, अब हम कुछ लड़ के मरते हैं, तो आप कैसे खत्म कर देंगे? इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको वहां पर जनसाधारण की, नागरिक की जो हत्याएं हो रही है, उसको आपको रोकना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपको भारत के संविधान के तहत आदिवासी जो हमारे ट्राइबल्स हैं, उनके प्रदत्त जो उनको शक्तियां हैं, उनके अधिकार है, उनको देना पड़ेगा। अब दे दीजिए ना, 2026 तक नहीं, 2025 के मार्च में खत्म हो जाएगा आंदोलन।
आप उनकी बात मान लीजिए, आंदोलन खत्म हो जाएगा। नहीं मानेंगे, कभी नहीं खत्म होगा। आप लाख बोलते रहे, हेडलाइन मैनेज करते रहे, अपनी वाहवाही देते रहे, अपने को शूरवीर समझाते रहे कि हम बहुत सख्त होम मिनिस्टर हैं, पटेल के बाद हम ही आए हैं। अब क्या होम मिनिस्टर है वो तो देखते ही पता चल जाता है कि आपसे ना नागालैंड संभलता है, ना मणिपुर संभलता है, ना नॉर्थ ईस्ट संभलता है, ना बस्तर संभलता है, ना कुछ संभलता है। अब दुनिया के सबसे और देश के सबसे बड़े नाकारागिरी बनती है। अच्छा, एक चीज हमको, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, छत्तीसगढ़ के एक पूर्व नक्सल थे, वो पूर्व माओवादी थे। उन्होंने उनसे एक पत्रकार सवाल जवाब कर रहा था, उस पूछता उनसे है कि आप हिंसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जनता हिंसा पार्टी नहीं करती, हिंसा जनता करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही है। मैंने माओ सेतुंग की कहानी मालूम है ना। एक गांव में जब वो गए थे तो एक जमींदार के अगेंस्ट में लोग बहुत शिकायत करते थे। माओ सेतुंग जमींदार को बंधवा दिए अपने सैनिकों से, बोले, और गांव के लोगों से बोले कि इनको मारो। गांव के लोगों ने नहीं मारा, जमींदार को छोड़ के माओ सेतुंग आगे बढ़ गए। जमींदार फिर से दमन शोषण शुरू कर दिया। फिर गांव वालों ने उनको बुलाया, दोबारा गए तो बोला, मैंने तो तुम्हें मौका दिया था मारने का, तुमने छोड़ दिया। तुम ये क्यों चाहते हो कि तुम्हारे इतिहास में हम मारे? जिस दिन तुम्हारे अंदर ये जागृति होगी कि तुम्हारा वर्ग शत्रु कौन है, उसको तुम्हें क्या ट्रीटमेंट देना है, मारना है, छोड़ना है, सुधारना है, तब ना जाकर तुम लड़ाई में आओगे। ये तो माओवादियों का बेसिक प्रिंसिपल है। गलत क्या बोल रहे हैं? हिंसा पार्टी नहीं करती है, हिंसा जनता करती है। पार्टी जनता को एजुकेट करती है और उसको बताती है कि देखो भाई, ये रास्ते हैं, इस रास्ते पर तुम चल सकते हो, इसमें चल सकते हो, इसमें चल सकते हो, तो चॉइस तुम्हारा, ये स्थितियां है। जनता हथियार उठाने के लिए जब तैयार होती है तो पार्टी उसको नेतृत्व देती है। बिल्कुल सच। सुब्रत जी, एक चीज जानना था मुझे कि बस्तर में, मतलब छत्तीसगढ़ में ही, जहाँ पर पुलिस है या वहाँ नहीं है अलग बात है, मतलब वहाँ माओवादी आते हैं कि नहीं आते हैं वो अलग इशू है, लेकिन वहाँ पर जनताना सरकार कायम है। जनताना हाँ, सरकार माओवादियों के द्वारा बनाया गया एक सरकार है, जो कि झारखंड में भी है। विकल्प माने पैरेलल गवर्नमेंट है। माने भारत सरकार जिस तरह से उसका अपना संविधान है, उसका अपना हाँ, वित्त विभाग है, क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग है, या तमाम संस्थाएं हैं, न्यायपालिका है, आपको शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, उसी तरह से माओवादियों की जनता सरकार का भी शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, न्याय विभाग है, उसका कृषि विभाग है, उसका सड़क विभाग है, उसका तमाम विभाग है, जिसकी राष्ट्रपति जो है सुजाता है। सुजाता आपको पश्चिम बंगाल में लालगढ़ में जो शहीद हुए थे, मतलब उनकी भाषा में कहें अगर हम, शहीद हुए थे, किशन जी उनकी पत्नी है। तो सुजाता जो है राष्ट्रपति है जनता सरकार की। तो मेरा सवाल है कि आप जो पैरेलल गवर्नमेंट तैयार कर रहे हैं, माओवादी ने पैरेलल गवर्नमेंट जो तैयार किया है, खड़ा किया है, वो भारत सरकार को कितनी चुनौती पेश कर पाई? क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था, वहाँ के पत्रकार को जारी किया गया था। उसमें था कि बस्तर के जंगल इलाका में ही एक पेड़ को काट करके अपने तख्ता पर लिख लिख करके, बड़ा तख्ता में लिख करके उसमें लिखा गया था, 2 स्लोगन दिया गया था उसमें। पहला दिया गया था कि हर व्यक्ति को अ, पानी उबाल कर पीना अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन जवाब था, स्लोगन था उसमें दिया, स्लोगन नहीं बोलिए, आदेश दिया हुआ था कि शुक्रवार या किसी कोई खास दिन था, मुझे ठीक से दिन याद नहीं है, उस दिन जो है घर की सफाई, घर और अपने घर के आसपास की सफाई करना अनिवार्य है। आदेशानुसार जनताना सरकार, स्वास्थ्य विभाग। तो ये जो भारत सरकार होर्डिंग लगाती है बाहर में डेंगू का बचाव के लिए, फलना बचाव के लिए, ये बकायदा गवर्नमेंट की तरह वहां काम कर रही है। तो मेरा सवाल आपसे सीधा होगा कि ये जनताना सरकार का ये मॉडल जो है, भारत सरकार के इस मॉडल को कितना चुनौती दे पाएगा? देखो, ये एक सांकेतिक मॉडल है और वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम किस तरह का मॉडल पेश करें। अल्टरनेटिव मॉडल, है ना। जी। इसका कहाँ तक, इसकी पकड़ कहाँ तक है, वो सारी चीजें अपनी जगह पर है। हाँ, एक चीज और लेकिन जोड़ एक दूं मैं होता है आपको। थियोरी,
हाँ कि थियोरिटिकली हम बताते हैं लोगों को कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। एक होता है प्रैक्टिकल करके दिखा देना कि देखो भाई हम यहाँ पर ये बनाए हैं, तो हमारे स्कूल कैसे चल रहे हैं, हमारी सड़कें कैसी हैं, हमारी नदियाँ कैसी हैं, हमारा स्वास्थ्य विभाग कैसे काम करता है, ये देखिए। ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस। तो मॉडल ऑफ गवर्नमेंट देखने से क्या होता है कि लोगों के दिमाग में घुसता है कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं वो कागजी नहीं है, इसको जमीन पर उतारा जा सकता है, और जब जमीन पर उतारा जाता है तो ये कितने जनता की भलाई के लिए होता है। ये मैसेज देने की कोशिश है। भारत सरकार एक बहुत बड़ी चीज है, ये एक बहुत छोटी चीज है। फिर भी भारत सरकार के सामने एक मॉडल पेश कर दिया गया कि देखो भाई, जन विरोधी सरकार नहीं होने का मतलब क्या है, जनहित की सरकार क्या कैसी होती है। तो एक मॉडल पेश किया, जैसे साइंस के लैब मॉडल पेश होता है, जी उसी जी। टाइप का है। तो इसमें मैंने देखा उसमें जो बकायदा एक स्कूल है, जिस स्कूल का सालाना 5 लाख 6 लाख रुपया उसका ये है, मतलब मंथली है या रेवेन्यू। सालाना समथिंग रेवेन्यू है। और उसके लिए बकायदा छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क पाठ्यक्रम दी जाती है, निःशुल्क पढ़ाई होता है, निःशुल्क हॉस्टल है। हेल्थ के लिए बकायदा अलग अलग डॉक्टर्स है। जिस डॉक्टर की हत्या अभी सरकार ने की तरफ से पुलिस ने किया है, 8 डॉक्टर्स की हत्या पुलिस ने किया है, जिसमें कई महिलाएं थी, महिला डॉक्टर भी थी। इसके बाद जो वहाँ पर सड़क बनाने का काम करती है वहाँ वहाँ माओवादी। इसके अलावा वहाँ पर घर का निर्माण कर रही है। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो कि मतलब बकायदा भारत सरकार चुनौती दे रही है। बहरहाल मेरा एक अंतिम सवाल आपसे होगा सुब्रत जी। अ, चीन के मैंने अभी एक लेख पढ़ा था, उसमें 49 से पहले एक स्लोगन दिया गया था कि यनान की ओर जाओ। तो हाँ, पूरे चीन के बुद्धिजीवियों को, उसके नायकों को, उसके प्रोफेसरों को, अध्यापकों को, जो भी बुद्धिजीवी थे, उनको आह्वान किया गया था कि यनान की ओर जाओ और वहां पर जाकर देखो। तो यनान का मतलब ये हो गया कि चीन का जो पूरी क्रांति का जो केंद्र था, यनान था। उसी जिस तरह से भारत में दंडकारण्य है, तो क्या भारत के तमाम बुद्धिजीवियों को इस मॉडल का अध्ययन करने के लिए, माओवादियों द्वारा पेश किए जनता सरकार के मॉडल का अध्ययन करने के लिए क्या दंडकारण्य की ओर जाना चाहिए? जाना चाहिए। उन बुद्धिजीवियों को जाना चाहिए जो फ्री माइंड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उतने इन बुद्धिजीवियों की संख्या कितनी है भारत में? जितनी है उनको जाना चाहिए, उनको अध्ययन करना चाहिए, वहां के लेसन्स को पूरी हिंदुस्तान में फैलाना चाहिए। ये जरूरी है, ये आपका सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्य है, ये करना ही चाहिए। जी। नहीं तो वहां की बहुत बहुत बातें शुक्रिया। बाहर कैसे आएंगी? बाहर नहीं आएगी, बिल्कुल। ये अध्ययन, मॉडल का अध्ययन होना चाहिए। ये बिल्कुल होना जो चाहिए। माओवादियों ने पेश किया है, उनका भी मॉडल का अध्ययन होना चाहिए। और भारत सरकार जो पेश कर उसका मॉडल हम रोज झेल रहे हैं, रोज अपने इससे आप को इससे भारत उसमें। सरकार की नीतियों का भी तो एक्सपोजर मिलेगा ना, जी बिल्कुल कि बिल्कुल। वो किसके खिलाफ में खड़े हम्म, हैं। डॉक्टरों की हत्या हो रही है, आप सोचिए ना, डॉक्टर तो इलाज ही करेगा ना, चाहे वो बिल्कुल। माओवादी हो या पूंजीवादी हो। डॉक्टर क्या करेगा? इलाज ही तो करेगा। हम्म, उसी की पढ़ाई तो उसने पढ़ी है। हम्म, तो चूंकि वो माओवादी विचारधारा का है, इसलिए वो इलाज कर रहा है, तो उसको मार दिया जाए। तो कल अगर इसी विचारधारा की लड़ाई को हम लोग वहां ले जाएं कि बड़े बड़े देश में जो नामी गिरामी डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल के मालिक हैं, ये हैं, चूंकि वो बुद्धिवादी विचारधारा के, इसलिए उनकी हत्या की जाती है, तो कैसा लगेगा? जी आप जो कर रहे हैं, उस जो बीज बो रहे हैं, वो कौन सा पेड़ फल बन के उगेगा आपको मालूम है? नहीं मालूम है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में यही माओवादी लोग हर शहर में फैल जाएं और उन डॉक्टरों की हत्या करने लगे इसके जवाब में। चलो भाई, आप तो सत्ता संपोषित हैं, आप फीस लेते हैं 2,000 रुपया, गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं देते, इसलिए आपको मार दिया जाएगा। ये तो हुआ है नक्सल मूवमेंट में, कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में 60s में हुआ है। कोई नई बात तो है नहीं। उसी चीज को आदप कर रहे हैं, फिर वो पलट के आ रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा सुब्रत जी, आपका वक्त, कीमती वक्त हम ले रहे हैं। मेरा सवाल रहेगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तरों में ही, जंगलों में ही, उन माओवादी भाषा में कहे अगर हम, तो शहीद माओइस्ट जो है या शहीद जनता जो है,
उनके बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हैं स्मृति स्मारक के तौर पर, या फिर उनकी स्मृति में बड़े बड़े ये बनाए गए हैं, स्मारक बनाए गए हैं, जिसको कि भारत सरकार ढाह रही है। उसकी सेनाएं, उसकी पुलिस जो हो अरे जा रही है उसको तोड़ रही है। भारत सरकार तो तो यूपी तोड़ने का सरकार, मैं बता रहा हूँ, यूपी सरकार तो अब अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम, गांव में उनके नाम के बने हुए स्कूल से उनका नाम मिटा दिया। तो ये माओवादियों के स्मारकों को कहाँ बर्दाश्त करेंगे? जिन्होंने देश के लिए जान दी, इसी सत्ता के लिए जान दी, इसी व्यवस्था के लिए जान दी, अब्दुल हमीद हमीद किसके लिए जान दी थी? उसने माओवादियों के लिए जान दी थी? नहीं, भारत के लिए जान दी थी ना। पैटर्न टैंक उड़ा दिया था, शहीद हो गए थे। जब वो आपको बर्दाश्त नहीं है तो आपको कैसे लगता है कि ये क्रिमिनल लोगों की सरकार माओवादियों को बर्दाश्त करेगी? बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत जी, आपने बहुत अच्छी बातें कहा है। भारत की सरजमी पर दो सत्ताएं विद्यमान हैं, जनता सरकार और भारत सरकार। दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, गृहयुद्ध चल रहा है और एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश चल रही है। दंडकारण इसका केंद्र है, जहां पर की सरकार है और माओवादी एक साथ टकरा रहे हैं, एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। भारत के बुद्धिजीवियों को इन आंदोलन में माओवादियों द्वारा बनाए गए वैकल्पिक मॉडल जनता सरकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए और उनके बारे में अपनी राय व्यक्त करनी जरूर चाहिए। जनता सरकार किस तरह से काम कर रही है माओवादियों के नेतृत्व में, इसको भी देखने का एक पूरे देश के लोगों को एक सुनहरा अवसर है। देखें और जाने उसको, उसके बारे में लोगों को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत जी, आपने अच्छी जवाब दिया। और इसके साथ ही हम विदा लेते हैं दर्शकों से। अगर चैनल मेरा अच्छा लगे आपको, मेरी बातचीत अच्छी लगे आपको, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार। नमस्कार।